इंडियन ज्योग्राफी की आज फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फीचर्स हैं जो यूनिक हैं। और आज की क्लास में तो हम पहले फीचर्स ही जानेंगे, कौन कौन से हमारी विशेषताएं हैं जो कि बाकी जगह नहीं है, और उसके बाद उसका कारण हम जानेंगे अगले क्लासेस में। तो भारत का भूगोल में से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एप्लीकेशन अगर हम किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो वो इंडिया के कंटेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, है ना, विश्व का भूगोल को। और ऐसा सब अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो चीजें मिलती हैं, जो फीचर्स मिलते हैं, वो सारे फीचर्स हमारे इंडिया में भी अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया में स्नो वाले माउंटेन भी हैं, है ना, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला प्लेस भी है ना। तो हमारे पास ऐसा प्लेसेस हैं जो कि बाकी जगह नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीक, जो टॉलेस्ट पीक होता है उसका जो थर्ड वाला है, थर्ड कौन सा, कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो कि हार्डली कुछ मीटर्स छोटा है माउंट एवरेस्ट से, वो भी हमारे पास है। और इसलिए हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत टाइप के जलवायु वाले हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। एज वेल एज इस क्लाइमेट के कारण से बहुत टाइप के वेजिटेशंस, बहुत टाइप की वनस्पतियां भी उपलब्ध हैं। और देखा जाए तो सॉइल भी अलग अलग टाइप के हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मली सारे जगह पे इस टाइप के डिफरेंट टाइप के सॉइल नहीं मिलते। हमारे पास अलुवियल सॉइल भी है, हमारे पास सैंड वाला सॉइल, जो रेगिस्तान वाला सॉइल होता है, वो भी है। और हमारे पास देखा जाए तो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, जो कि लावा से निकलता है। तो हमारे पास यूनिकनेस बहुत है, बहुत सारे सॉइल में, बहुत सारे क्लाइमेट में। और इसका मेन कारण दो कारण है जिसके कारण से हमारे यहाँ इंडिया भौगोलिक तौर पे देखा जाए तो फिजिकल फीचर्स के हिसाब से हमारा यूनिक है। पहला चीज ये है कि हमारा यूनिक पोजीशन अर्थ में, हमारा यूनिक पोजीशन अर्थ में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। और उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने के कारण से हमारे पास दो ऋतुओं का क्लाइमेट का संगम मिलता है, एक है ट्रॉपिकल और दूसरा सब ट्रॉपिकल। और देखा जाए तो हमारा केरला या अंडमान वाला एरिया है, वो नियर टू इक्वेटर आ जाता है, 0 डिग्री के पास आ जाता है, जिसके कारण से हमारे अंडमान में भी बहुत सारे वेजिटेशन मिलते हैं और केरला में भी बहुत घनी वनस्पतियां या डेंस वेजिटेशन हमको मिलते हैं। हमारे इंडिया में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट भूभाग, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फीचर भी अवेलेबल है ना। और वर्ल्ड का न्यूएस्ट फीचर भी अवेलेबल है हमारे इंडिया में। हमारे देखा जाए तो हमारे पास जो शिलोंग का प्लेटू है या तो अरावली का माउंटेन है, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट में से आते हैं। और जो हिमालय है या गंगा का मैदान है, वो वर्ल्ड के न्यूएस्ट में से आते हैं। ठीक है, तो नए और पुराने के हिसाब से भी देखा जाए हमारे पास है, टॉलेस्ट पीक भी हमारे पास है, सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला भी हमारे पास है, और सबसे ड्राई एरिया भी हमारे पास है, रेगिस्तान वाला, थार डेजर्ट। तो इसके कारण से हमारे पास रेंज ऑफ स्पीसीज है और रेंज ऑफ ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट के भी, है ना। इसलिए अलग अलग टाइप की जनजातियां या ट्राइब्स हैं, है ना। कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे गोरखा, शेरपा, है ना, जो हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके कारण से क्या है, हम अपने एक मिलिट्री का विंग को ही शेरपा या गोरखा नाम से रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड में फाइट कर सकते हैं, इतने हाई एल्टीट्यूड पे। एट द सेम टाइम थार जैसे डेजर्ट में भी लोग सर्वाइव करते हैं, जैसलमेर जैसा जगह, वहां पे भी लोग रहते हैं, तो कुछ जनजातियां वहां पे भी सर्वाइव करती हैं। वेस्टर्न घाट के डेंस जंगल में भी हमको ट्राइब्स मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट में, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत इजी नहीं है, क्योंकि वहां पे इतने टाइप के इंसेक्ट है, इतने टाइप के एनिमल्स है, वहां पे सर्वाइव करना भी डिफिकल्ट है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसलिए ह्यूमन के वैरायटीज में भी अलग अलग हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे भारत में। और इसके कारण से अलग अलग हमारे पास क्लाइमेटिक चैलेंजेस आए, किसके पास, ह्यूमन के पास। इसके कारण से हमारे कस्टम्स भी अलग अलग हो गए सभी जगह, है ना। पहनावा भी अलग अलग हो गया, डांस भी अलग अलग हो गया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहले ज्योग्राफी ने डोमिनेट किया, जिसके कारण से हमारा कल्चर आ गया वैसा। ज्योग्राफी ने बोला कि भाई आपका इस जगह पे टॉल माउंटेन है, इस जगह पे स्नो माउंटेन है, इस जगह पे थार डेजर्ट है, इस जगह पे रेनी प्लेस है।
अब वहां से उस तरीके से आप सर्वाइव करने के लिए बने हो। अगर आप उस तरीके से सर्वाइव करने के लिए बने हो तो आपका कल्चर उस तरीके से सर्वाइव करने के लिए बना हुआ है ना। कई बार कल्चर हमको वो सिखाता है ताकि हम उसके जगह के एनवायरमेंट में परफेक्टली सुटेबल हो सके। कल्चर का काम क्या है? सोसाइटी में परफेक्टली एडजस्ट करवाना, है ना। कल्चर का काम क्या है? सोसाइटी में आपको एडजस्ट करवाना, क्योंकि अगर बागी निकल गए तो सोसाइटी मार देगा आपको, इज़न्ट इट? ऐसा होता है। तो कल्चर और कस्टम से हम कल्चर्ड हो जाते हैं, है ना, ताकि उस जगह के नेचर के हिसाब से हम परफेक्टली सुटेबल हो जाए, हम क्लाइमेट के हिसाब से परफेक्टली सुटेबल हो जाए। अब ये जो मकर संक्रांति है, तिल का लड्डू इसी सीजन में क्यों बनता है भाई? हाँ, क्योंकि ठंड है ना। ठंड में सर्वाइव करने के लिए अपने को क्या चाहिए? तिल। तिल जो गर्मी करता है। तिल का लड्डू इसी सीजन में आने का क्या रीजन है? वो भी इसी रीजन। गुड़। गुड़ से क्यों? क्योंकि गुड़ पोल्यूशन को कम करता है। ठंड में पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो तिल और गुड़ खाते हो। तो हमारे कस्टम्स इस तरीके से बने हैं ताकि उस जगह के क्लाइमेट के हिसाब से हम सुटेबल रहें। Isn't it? मैंने बताया भी था कि ये वट सावित्री या बरगद की पूजा गर्मी के दिन में क्यों होती है? क्योंकि बाकी पेड़ तो मर गए रहते हैं, तो जो पीपल और बरगद है उसी समय बचा रहता है, तो इसलिए फिर वो उस हिसाब से उसकी पूजा की जाती है। Isn't it? तो ये सारा जो कस्टम कल्चर है, ये अल्टीमेटली क्लाइमेट ने डोमिनेट किया है या तो ज्योग्राफिकल फीचर ने डोमिनेट किया है हमारे इंडिया को। इसके कारण से अब हमारे पास इतने वैराइटीज हैं ज्योग्राफिकल फीचर के, तो इसलिए वैराइटीज ऑफ कल्चर है, वैराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस है, वैराइटीज ऑफ वेशभूषा पहनावा है, कॉस्ट्यूम्स है हमारे, है ना। पर एक चीज कॉमन है कि व्हाइट इज मोर प्रिफर्ड इन मोस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड कल्चर्स, क्योंकि ये गर्म वाला एरिया है ना। हम 23.5 के नीचे आते हैं और 23.5 के थोड़ा ऊपर आते हैं। हिमालय नहीं रहता तो ऊपर साइबेरिया टाइप का बन जाता, और हिमालय बनाए तो हम ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल वाले बने हुए हैं, गर्म वाला प्लेस बना हुआ है। अब गर्म वाले प्लेस में आप व्हाइट ही पहनोगे, ब्लैक तो पहनोगे नहीं। तो दैट इज कॉमन टू ऑल कि व्हाइट पहनना है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, आपको क्या दिखेगा? व्हाइट का सफेद जो है वो कॉमन दिखेगा कलर, खासकर रिलीजियस सेरेमनीज में। ठीक है, तो ये आया क्यों? या सफेद के बाद पीला दिखेगा आपको, है ना। ये दोनों ब्राइट कलर है जो कि टेम्परेचर को कम से कम एब्जॉर्ब करता है। ये हमारे कस्टम्स में आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो ज्योग्राफिकल फीचर है उसने बहुत अंदर तक हमको डोमिनेट किया है, और ये हमारे थॉट को भी डोमिनेट करता है ना। ये जो पोएट बने हैं, जितने कवि बने हैं, सब जंगल में पैदा हुए हैं या हिमालय में पैदा हुए हैं, है ना। वहीं पे बैठे बैठे कुछ शायरी सूझ रहा है। खैर दैट्स गुड। क्या है कि इससे नए टाइप का टैलेंट भी तो डेवलप होता है, फिलोसफिकल थॉट भी आते हैं, है ना। अगर आपके पास बोला जाए तो आपके पास रिसोर्सेस का सफिशिएंसी होगी कि मेरे पास संसाधन सफिशिएंट है, तो मेरे पास अदर चीजों के थॉट के लिए समय मिलेगा। यहाँ खेती से कुछ उग ही नहीं रहा है, तो मैं तो दिन भर खेती में ही लगा रहूंगा, है ना। इसलिए क्या है, हमारे फिलोसफिकल बेस या कल्चर में जो बोला जाए कि लिटरेचर का बेस या म्यूजिक का बेस, ये भी स्ट्रांग हो गया। क्यों स्ट्रांग हो गया? क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास सफिशिएंट है, संसाधन बहुत थे। और इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि हम विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, है ना। हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के। इसका मतलब यहाँ का क्लाइमेट सुटेबल है कि नहीं? सिंपल सी है ना। कहीं पे चींटी ज्यादा उग जाती है और बढ़ जाती है, तो मतलब वो चींटी के लिए परफेक्ट प्लेस था। तो हम भी चींटी जैसा ही है काइंड ऑफ, है ना, अर्थ के लिए। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि इंडिया और चाइना जो क्लाइमेटिक कंडीशन या ज्योग्राफिकल कंडीशन बनाते हैं, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकते हैं। इवन गरीबी है फिर भी हम लोग इतने ज्यादा लोग हैं, isn't it? तो ये रिजल्ट ये है। हम देखते हैं कि कंडीशंस अगर वैसे होंगे तो रिजल्ट वैसे होंगे। तो इंडिया ने वैसा कंडीशन बनाया और हमने अपना पॉपुलेशन बढ़ाया, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो, अब पॉपुलेशन जहां पे बढ़ता है तो वहां पे अलग अलग टैलेंट्स डेवलप होते हैं। कोई मैथ्स में एक्सपर्ट होगा, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होगा। फ्यूचर में देखना कि अगर यही पॉपुलेशन को हम लोगों ने सही स्किल दे दिया, सही टैलेंट दे दिया,
तो हम देखना कि वर्ल्ड के क्रिएटिविटी में हमारा बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, क्योंकि इतने हॉट वाले लोग हमारे पास हैं। मैन्युफैक्चरिंग सही हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर सही हुआ है, बस उसको क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन करना है। हाँ, सॉफ्टवेयर सही डालना है और सॉफ्टवेयर का वर्जन को अपग्रेड करते रहना है। सॉफ्टवेयर का वर्जन अपग्रेड होता रहेगा तो हम भी हाँ प्रोडक्टिव काम करने लगेंगे। तो ये चीजें हैं, हार्डवेयर स्ट्रांग है हमारा, अब हमको सॉफ्टवेयर बस अपग्रेड करना है। वो गवर्नमेंट का काम था, वो नहीं कर रही तो आप लोग कर लो। ठीक है ना? तो दैट्स द थिंग। तो आज हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हैं हमारे यहाँ इंडिया में, उसको भी जानेंगे। पहला तो ये है कि हमारा जो इंडिया का जो एरिया है, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वां बड़ा देश है हमारा भारत, है ना। और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 32,87,000, 32,87,000 हमारा एरिया है। कितना स्क्वायर किलोमीटर, एरिया को हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में बोला जाता है, ठीक है ना। तो इतना स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको ये फिगर याद रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं वर्ल्ड के। रिसेंटली हमने ये अचीवमेंट किया 2023 में, है ना। 2023 में हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री बन गए। हमारे पास वर्ल्ड का 2.4% लैंड है, 2.4% लैंड है हमारे पास। तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया या कोस्टल लाइन भी बहुत ज्यादा है। मेन लैंड का मतलब हमारे इंडिया का मेन लैंड जो होता है, उसका जो कोस्टल एरिया है वो 6,100 किलोमीटर का है, ये जो है। और अगर अंडमान और लक्षद्वीप ले लेते हैं तो 7,517, 7517 इतना किलोमीटर का हमारे पास कोस्टल लाइन है, ठीक है ना। क्या क्या बोला हम लोगों ने, 32 लैक्स हमारा स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है, 2.4% वर्ल्ड का लैंड है, मोस्ट पॉपुलस है, और हमारे पास 6,100 किलोमीटर का मरी टाइम बाउंड्री है। और अगर हम अंडमान और लक्षद्वीप को ले लेते हैं तो 7517। तो ये एक फैक्चुअल फिगर है जो कि स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी में नॉर्मली इसको अवॉइड करता है वो इस टाइप की चीजों को, पर हमको आंसर लिखने में हेल्प करता है ये, अगर ये फैक्ट्स होते हैं तो। तो हमारा पॉपुलेशन वैसे सेंसस के लिए तो आंखें तरस गई, जनसंख्या कब आएगा, सेंसस का डेटा कब आएगा, पर हमारे पास रफली फिगर है कि हमारे पास 1.5 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। 2023 में कितना था, तो 1.43 था, तो अब 1.5 बिलियन के आसपास हमारा पॉपुलेशन है। और जो कि चाइना का कितना था, 1.4 था, तो हम करीब करीब 100 मिलियन से आगे बढ़ गए। किसी चीज में तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेन लैंड का कोस्ट लाइन 6,100 किलोमीटर का है, मेन लैंड का। और अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मना लेते हैं तो कितना होता है, 7517। मतलब 1500, रफली 1500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन हमारे पास किससे आता है, आइलैंड से, द्वीप से। आइलैंड्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। हम सोचते हैं कि राइस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रो होता है, चाइना हमारे से ज्यादा ग्रो कर लेता है, तो वो टॉप पे हो जाता है, हम सेकंड पे बैठे रहते हैं। फिर हम सोचते हैं शुगर ज्यादा ग्रो करेंगे, तो शुगर भी वो ज्यादा ग्रो करता है, पर हम खाते ज्यादा है शुगर। हम लोग ने कम से उसमें अच्छा किया, शुगर कंजम्पशन हमारे ज्यादा अच्छा है। उन लोग तो क्या सूपी नूडल्स खाते रहेंगे। फिर हम लोग ने सोचा मिल्क प्रोडक्शन टॉप पे रहे, तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छी बात है कि हम लोग टॉप पे रहते हैं दूध के प्रोडक्शन में, ठीक है। हाँ, हाँ, पानी मिला के भी पनीर का प्रोडक्शन तो ऐसा है, जितना दूध नहीं उससे ज्यादा पनीर का प्रोडक्शन कर देते हैं हम लोग। इतना जबरदस्त टैलेंट है हमारे पास। मतलब देखो, नथिंग से समथिंग निकाल देना मतलब। 75% पनीर जो मार्केट में बिकता है वो फेक है। बकवास पनीर है। तो हमारे से ऊपर कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि हमसे ज्यादा बड़ा एरिया में है पॉपुलेशन, तो हम लोग टॉप पे रहेंगे हमेशा। हमसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले एरिया वाले कंट्रीज कौन से हैं,
तो उसके लिए वो गाना है ना, रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा। तो रुक जा में क्या है, आर यू, है ना, RUC, रुक, है ना, चांद पर ब्रेक, ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाओ, ठीक है ना। तो रुक जा चांद, ब्रेक ले लो और ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाओ। ये हमारे से बड़े कंट्रीज हैं, उससे बाकी छोटे कंट्रीज हैं। फिर इंडिया का इमीडिएट छोटा कंट्री, मतलब इंडिया के बाद वाला जो है ना, अर्जेंटीना है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो RUC रुक, चांद जो है चाइना, मतलब ब्रेक लेने के लिए ब्राजील, और ऑस्ट्रेलिया में घूम के आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारे 6 कंट्रीज जो हमसे बड़े हैं। देखा जाए रशिया सबसे बड़ा एरिया है, और एरिया इतना बड़ा है पर है कुछ होता नहीं वहां पे। एक्चुअली साइबेरिया पूरा ड्राई एरिया है, वहां पे तो सरवाइव करना डिफिकल्ट है। US, कनाडा, चाइना, ब्राजील। और देखो सरप्राइजिंगली इतना बड़ा लैंड लेके रखा है, फिर भी इसको तकलीफ रहता है चाइना को, मतलब है ना। नॉर्वे कुछ लोगों को देखो, इन लोग से पूछो, छोटे छोटे कंट्री है ना, उनको तकलीफ नहीं है पर उसको तकलीफ रहता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि टॉप 6 कंट्रीज कौन कौन से थे, और हमारे बाद इमीडिएटली कौन सा है, अर्जेंटीना। वैसे फिर इसके बाद कजाकिस्तान है, और उसके बाद अल्जीरिया है, ये अल्जीरिया, दिस वन। कजाकिस्तान आइडियली देखा जाए तो अर्जेंटीना से बड़ा दिखता है, पर एक्चुअल में अर्जेंटीना बड़ा है। एरिया मतलब हाँ, शीशा की क्लास में देखते हैं। हाँ वैसे कुछ, अब तो क्या है, गूगल मैप से भी इन लोग ना सॉफ्टवेयर से निकाल लेते हैं। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे इक्वेटर होगा, 0 डिग्री, है ना। अरे कहाँ चले गया, 8 डिग्री 4 मिनट्स यहाँ से लेके 37 डिग्री, है ना, 36 दिख रहा है, 37 डिग्री, 37 तक हमारा ये लैटिट्यूडनल पोजीशन है कि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, अक्षांशीय स्थिति कि देशांतर वाला, लैटिट्यूडनल, है ना। लैटिट्यूडनल पोजीशन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। तो 8 डिग्री समझ लो कि 0 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा 8 डिग्री ऊपर, मतलब भूमध्य रेखा या इक्वेटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। और 37 मतलब 23.5 से ऊपर जा चुका है, 23.5 से ऊपर जा चुका है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जा चुका है। मतलब वहां पे जो क्लाइमेट चालू हो चुका होगा वो शीतोष्ण होगा, सब ट्रॉपिकल होगा, है ना, देखा जाए तो। यहाँ पे देखा जाए इस जगह से इधर तक, तो हम लोग जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 68 डिग्री इधर पे है ना। 0 डिग्री यहाँ पे प्राइम मेरिडियन होगा, है ना, उससे 0 डिग्री मतलब कौन सा, ग्रीनविच लाइन, है ना। ग्रीनविच लाइन से हम 68 डिग्री इधर पे हैं, और 68 डिग्री से 97 डिग्री तक हम हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देशांतर स्थिति क्या है, तो 68 डिग्री से 97। तो दोनों जगह पे रफली 30 डिग्री है, 8 में 30 जोड़ दो तो 38 हो जाता है, 68 में 30 जोड़ दो तो 98 हो जाता है ना। रफली हम लोग दोनों जगह पे 30 डिग्री पे हैं। साढ़े 23 डिग्री ऑलमोस्ट हमको बराबर में डिवाइड कर देता है, 23.5, ये 22 है, ये 24 है, तो ये ऑलमोस्ट हमको बराबर में डिवाइड कर देता है। हम लोग पढ़ेंगे ये 68 डिग्री से 97 डिग्री तक जाने के लिए अपने को कितना ओवर लगेगा, या सनराइज होने में कितना टाइम लगेगा, उसको अपन देखेंगे। पर हम लोग इंडिया के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा देखना नहीं है। अब हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो हमारे पास कितने कंट्रीज नेबरिंग है, So 7. 7, है ना। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके
है ना। जम्मू कश्मीर में कौन सा, अच्छा ऊपर चले गए क्या आप, चलो अफगानिस्तान से फिर चाइना, चाइना फिर नेपाल, नेपाल फिर भूटान, फिर नहीं नहीं म्यांमार, फिर बांग्लादेश, है ना, फिर इधर घूम के आ गया पाकिस्तान, और कुछ बचा, हो गया ना, हाँ सर अफगानिस्तान तो ले लिया तजिकिस्तान, स्टार्टिंग में। हाँ तजिकिस्तान भी बचा है सर। तजिकिस्तान नहीं है, तजिकिस्तान हमारा बाउंड्री नहीं बनाता। सर श्रीलंका है, फिर आपका मालदीव्स है। हाँ श्रीलंका और मालदीव्स ना हमारे नेबरिंग आइलैंड नेशंस हैं, हाँ हाँ हाँ। बाउंड्रीज शेयर नहीं करते, ठीक है। तो टोटल देख रहे हो, 2 3 5 2 7 7 कंट्रीज हैं, तो हमारे पास सीधा फिगर होना चाहिए 7, हम 7th लार्जेस्ट है और 7 नेबर है हमारे ठीक है, हम 7 हैं, ठीक है तो श्रीलंका और मालदीव्स हमारे आइलैंड नेशंस हैं जो कि हमारे पास नियर बाय में है, और हम लोग ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटा आगे हैं कि पीछे हैं, आगे हैं, है ना। हम लोग ग्रीनविच लाइन में जब सुबह होगी उससे 5.5 घंटे पहले हमारे यहाँ सुबह हो जाती है। भले हम गाना गाते हैं सुबह होने न दे वाला, है ना, पर सुबह हो जाती है हमारे उससे 5.5 घंटा पहले। अब हम सबसे ज्यादा बाउंड्री या सबसे ज्यादा एरिया लाइन देखना चाहिए, तो है ना, सबसे ज्यादा हम किससे शेयर करते हैं, सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के बाद चाइना है ना, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान में हार्डली 100 किलोमीटर का डिफरेंसेस है ना। तो सेकंड पे है चाइना एंड थर्ड पे है पाकिस्तान। सबसे छोटा याद रखना है कि अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर है। अब स्टेट्स का नाम भी मैंने डाल दिया है ताकि क्या है आपको एक ही जगह पे दिख जाए कि कौन कौन से स्टेट इसके साथ बाउंड्री टच करते हैं, तो वो लास्ट डे में प्री से पहले आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है, तो ये टेबल आपका प्री स्पेशल टेबल है। फिर हम लोगों को नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा है और सदर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा है ना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में इंदिरा कोल करके जगह है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। 37 डिग्री 6 मिनट्स अगर बोला जाए तो कौन सा जगह पे, तो जिस जगह पे है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में जो नाम है वो है इंदिरा कोल। और सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी मेनलैंड का है, और इंदिरा पॉइंट का लिख रहा है क्या, कहीं लिखा है, हाँ इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट्स पे कहां पे है, निकोबार पे। अगर हम आइलैंड को लेते हैं तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है, इंदिरा पॉइंट होता है। बट अगर हम मेन लैंड को लेते हैं तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है, कन्याकुमारी। पर नॉर्दर्न फिक्स है, कौन सा है, इंदिरा कोल, ठीक है। हम लोग बोलते हैं हमारा इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से है, बट अगर हम आइलैंड के हिसाब से बात करें तो हमारा जो प्लेस है वो 6 डिग्री 45 मिनट्स है। मतलब हमारा जो निकोबार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से भी नीचे तक चला जाता है, मतलब ये इक्वेटर के और पास आ गया ना, ये समझ पाया कि नहीं, है ना। तो इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा कोल ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जहां पे हमने बोला 68 डिग्री 7 मिनट, वहां पे जो प्लेस है उसका नाम है गुहार मोती, गुहार मोती। आइडियली देखा जाए तो यूपीएससी में ऐसा पूछता नहीं है, पर कभी मैच मेकिंग में पूछा जा सकता है, स्टेट पीएससी में ये बहुत इजीली पूछता है। अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है जो 97.25 पे है वो है किबीथू, क्या है, क्या थू, किबीथू, हाँ किबीथू है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करता है, तो ये है 8 स्टेट्स जो जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, उसको लोग मौका के नाम से कुछ याद करते हैं, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे।
दीज आर द 8 राज्य। तो 7 जो थे, अब ये 8वां क्या आ गया, 8 स्टेट्स, जो कि 23.5 को क्रॉस करता है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हमारी कौन सी है, गंगा का रिवर, जो कि 2525 किलोमीटर के आसपास है। और हाईएस्ट पॉइंट हमारे यहाँ कहाँ पे है, कंचनजंगा में, ठीक है ना, कंचनजंगा में। भले हमारे नियर बाय में माउंट एवरेस्ट और K2 है, बट हमारे इंडिया के अंडर में जो आता है दैट इज कंचनजंगा। एट 8.5 किलोमीटर का हाइट है ना, कंचनजंगा का। और आपके माउंट एवरेस्ट का कितना था, 8.8, मतलब 300 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है, 8.8 और 8.5। अगर हम इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन करें, भौतिक विभाजन करें, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में 6 डिविजन्स होते हैं, जिस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है नॉर्दर्न के माउंटेन, जिसमें हिमालय आ जाता है, उत्तरी पर्वत। दूसरा आता है प्लेन वाला एरिया, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। तीसरा होता है पेनिनसुला इंडिया। चौथा होता है कोस्टल प्लेन, तटीय जो मैदान है वो वाला होता है। फिफ्थ होता है थार डेजर्ट एंड सिक्स्थ होता है आइलैंड। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन जब भी बात करें, तो आपको 6 डिवीजन करने हैं। हिमालय का डिवीजन कर लो, प्लेन का डिवीजन कर लो, पेनिनसुला का कर लो, ये 3 हो गया। इसके बाद कोस्टल एरिया का जो प्लेन है उसको कर लो, फिर डेजर्ट ले लो और एक आइलैंड ले लो। सर सॉइल्स ऑफ इंडिया भी होता है ना? सॉइल्स ऑफ इंडिया भी तो होता है। सॉइल हाँ। सब इंडिया, मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन में सॉइल भी आता है? नहीं आता। अच्छा। देखो, हाँ, सॉइल अपने आप में डिवीजन नहीं है। इंडिया का फिजिकल फीचर को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो ये 5 ये जो 6 प्लेसेस हैं वही है। सॉइल उसका एक प्रॉपर्टी में आता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है, डिवीजन में नहीं आएगा। और सर नेचुरल वेजिटेशन भी? हाँ, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ओके सर। हाँ, जैसे क्या है, हम फिजिकल इंडिया की बात करें तो हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, बायोजियोग्राफी पढ़ेंगे। उस बायोजियोग्राफी में आपका 2 पार्ट आएगा, एक आएगा आपका सॉइल और एक आएगा वेजिटेशन। ओके सर। हाँ, ये सारा इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ना। बट अगर हम इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन करें, तो हमारे पास ये 6 आता है। तो हिमालय में हमारे पास 3 रेंजेस है, 3 पैरेलल समानांतर लाइंस हैं, जिसमें से एक है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक, है ना। ग्रेटर, मिडिल एंड आउटर, ठीक है, ये 3 टाइप से अलग अलग हम नाम देते हैं। तो हिमाद्री को क्या बोलते हैं, ग्रेटर, नोएडा मत लिख देना। लेसर, लेसर को और क्या बोलते हैं, मिडिल। शिवालिक को और क्या बोलते हैं, आउटर। नया कौन सा है सबसे ज्यादा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सा नया है इसमें। सर शिवालिक नए हैं। शिवालिक नया है, शिवालिक जो है वो नया है। हाँ हाँ, बाहर निकाल के थोड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन्स जो बने हैं मेनली गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के कारण से बने हैं। जैसे आसाम का प्लेन बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र रिस्पॉन्सिबल है, पर बिहार, बंगाल, इसका प्लेन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गंगा रिस्पॉन्सिबल है। पेनिनसुला प्लेटू तो हमारे इंडिया का कोर है, हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है ना। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिनरल का जोन है हमारे पास, ये जो पेनिनसुला है। कोस्टल प्लेन्स बहुत बाद में बने। कोस्टल प्लेन्स एक बफर का काम करते हैं ओशियन और माउंटेन के बीच में। इंडिया का डेजर्ट हमारे यहाँ
अलग है, क्योंकि उस पोजीशन पे डेजर्ट हमारे पास इंडिया में तो मिलता है, बाकी सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान उस साइड सारी जगह पे चले जाओ तो वहां पे डेजर्ट मिलता है। आइलैंड्स में देखा जाए तो अंडमान और लक्षद्वीप 2 आइलैंड है, जिसमें अंडमान वोल्केनो से बना है और लक्षद्वीप कोरल से बना है, ठीक है ना। अंडमान वोल्केनो से बना है और लक्षद्वीप कोरल से बना है। अंडमान का कुछ पोर्शन कोरल वोल्केनो के अलावा भी दूसरे चीजों से बना है, पर कोरल्स का मोस्टली पोर्शन लक्षद्वीप का मोस्टली पोर्शन कोरल से ही बना है। वैसे देखा जाए तो लक्षद्वीप के अंदर में भी वोल्केनो कभी एग्जिस्ट करता था, बट प्रेजेंटली जो आइलैंड है वो कोरल का है। तो ये सारी चीजें हैं, हम देखेंगे, सबका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये है फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हम बात कर रहे थे। यू कैन सी ये जो ग्रीनिश एरिया है दैट इज हमारा, हाँ ये हमारा प्लेन है। इसमें कुछ एरिया, ये वाला पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है ये इंडस रिवर के कारण से आ जाता है, सिंधु नदी के कारण से, बाकी ये गंगा यमुना और ये ब्रह्मपुत्र। देखो इसको ना यहाँ तक नेपाल तक आपको डिवीजन करना है, यहाँ से एक लाइन पकड़ो और सीधा यहाँ तक डिवीजन कर दो, फिर इसी के पैरेलल में दूसरा डिवीजन करो लाइक दिस, फिर इसके बाद यहाँ से तीसरा डिवीजन। हमको ये पिक्चर को बनाना पड़ेगा। ये बड़ा सुंदर लगा, वैसे कोई काम का नहीं है पिक्चर, पर मेरे को बड़ा सुंदर लगा तो ले आया। इसमें कुछ चीजें हैं डेक्कन प्लेटू, है ना। डेक्कन प्लेटू हम दिखाएंगे, अभी डिटेल में जाते हैं। हाँ ये काम का पिक्चर है जो कि मुझे दिखाना था। अब यू कैन सी ये जहां जहां पे ब्राउनिश दिख रहा है मतलब वहां पे क्या है, हाँ माउंटेन्स है, और जहां पे व्हाइटिश दिख रहा है वहां पे स्नोई माउंटेन, मतलब सबसे टॉल कौन सा होगा, स्नो वाले, और इसके बाद ये जो ब्राउनिश दिख रहा है वो वाला है। तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये कौन सा माउंटेन होगा, सर अरावलीज। यस ये अरावलीज है। अब इसमें भी दिख रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हाइट दिख रहा है ना इस जगह पे, तो मतलब इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पे होगा सदर्न पार्ट में। तो कौन सी जगह पे है, माउंट अबू में क्या नाम है, गुरु शिखर, ठीक है ना। माउंट अबू में गुरु शिखर, तो अरावली का सदर्न एरिया पे है इसका टॉलेस्ट पीक। हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी माउंटेन का किस जगह पे टॉलेस्ट पीक है, उसके नॉर्दर्न पोर्शन कि सदर्न पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन की वेस्टर्न पोर्शन। तो अरावली के सदर्न पोर्शन में माउंट अबू है, और माउंट अबू का टॉलेस्ट पीक, या तो अरावली का टॉलेस्ट पीक क्या हुआ, गुरु शिखर। गुरु शिखर उनके नाम पे रखा हुआ है, क्या है कि विष्णु जी के इनकारनेशन में उनके जो अवतार हैं उसमें अगला जो अवतार थे दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय के अगला अवतार को देखा जाए वैसे, है ना, में गुरु शिखर को माना जाता है, तो उस हिसाब से रखा गया है, ठीक है ना। तो ये गुरु शिखर ये वाला। फिर हमको यहाँ पे दिख रहा है ये, है ना, ये विंध्या और सतपुड़ा है, ये जो दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे सह्याद्री दिख रहा है, वेस्टर्न घाट ये वाला। अब देखो इसका वेस्टर्न घाट का ना, वेस्टर्न घाट का जो टॉल पीक है वो सदर्न साइड में है, तो वेस्टर्न घाट का हाइट नॉर्थ से लेके साउथ तक ना बढ़ता जाता है ना। वेस्टर्न घाट का टॉलेस्ट पीक कौन सा है, नीलगिरी तो एक माउंटेन है। नीलगिरी का अगर टॉलेस्ट पीक देखा जाए तो वो दोदा बेटा है। किसका बेटा, दोदा बेटा, हाँ दोदा बेटा है नीलगिरी का टॉलेस्ट पीक, बट इट इज नॉट द टॉलेस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का टॉलेस्ट पीक कौन सा हुआ, अनाई मुडी, ठीक है ना, अनाई मुडी, ठीक है। ईस्टर्न घाट का हाइट नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ता जाता है, नीचे में कम है हाइट और ऊपर में बढ़ते जाती है, और ऊपर में इसका टॉलेस्ट पीक का नाम क्या है, महेंद्र गिरी, ठीक है, महेंद्र गिरी। तो पूर्वी घाट का जो टॉलेस्ट पीक है वो
नॉर्दर्न साइड में बढ़ता जाता है, जबकि वेस्टर्न घाट सदर्न साइड में इसकी हाइट बढ़ती जाती है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री। फिर हमारे पास कुछ प्लेटूज दिख रहे हैं, ये पठार दिख रहे हैं हमारे पास, जैसे ये वाला जो पठार है जो कि काफी प्रोमिनेंट है ना, ये सबको हम देखेंगे अभी। फिर इधर पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ प्लेटूज दिखते हैं या हिल्स दिखते हैं, यहाँ पे आपको गारो खासी जयंतिया वगैरह दिखते हैं। फिर ये तो आपका हिमालय का ही पार्ट है, फिर यहाँ से पूर्वांचल हिमालय चालू हो जाता है, ये वाला पार्ट है दैट इज पूर्वांचल हिमालय चालू हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ हरिश्चंद्र बालाघाट रेंजेस हैं, जो ये जो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं वो सब वही है। कुछ और भी माउंटेन्स हैं जो कि छोटे छोटे हैं, अपन जब लिखेंगे मैप वाले में, जैसे ये है, ये ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, ये सब ना इसी का ही पार्ट है, आपके ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है सर। अन्नामलाई कहाँ है? हाँ जी, सर अन्नामलाई? हाँ, अन्नामलाई हिल का नाम है और अनाईमुडी पीक का नाम है, चोटी का नाम है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं वहां पे क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी, और नीलगिरी का टॉलेस्ट पीक क्या बताया मैंने, दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा। हमारे पास डेक्कन का प्लेटू है, ये जो एरिया है, ये जो विंध्य सतपुड़ा के नीचे से चालू होता है, ये जो एरिया है ये डेक्कन का प्लेटू है, दक्कन का पठार है। इस एरिया पे थोड़ा सा नीचे तक भी एक्सटेंड करता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो है, ये मालवा का प्लेटू है, ये वाला जो एरिया, मालवा का पठार। हाँ, मध्य प्रदेश का सिर और राजस्थान का पूछ, है ना, ये दोनों मिला के जहाँ पे है वो कौन सा है, मालवा का। छोटा नागपुर प्लेटू इस जगह पे आपको दिखेगा, यहाँ यहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेटू, थोड़ा सा इधर तक ले लो, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में आपका। हजारीबाग, रांची प्लेटू, ये तीनों है। राजमहल हिल्स है, रामगढ़ हिल्स है। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा विंध्या और सतपुड़ा आपको अलग अलग नहीं दिख पाएगा, जैसे ऊपर में विंध्या है, इधर पे ऐसे सतपुड़ा है ऐसा। तो हम देखेंगे अभी सतपुड़ा के बारे में डिटेल अभी देखने वाले, आज ही की क्लास में देखेंगे। सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा नाम से लग रहा है सातपुड़ा, सात हिल से बना हुआ है ना। उस सात हिल्स में कौन कौन से आते हैं, मैकाल, बीजागढ़, महादेव, तिलभित, असीरगढ़, बरवानी, अरवानी, और कुछ भी कुरवानी उरवानी सब डाल दो आप, ठीक है ना। दैट इज 7 हिल्स जो कि इसके अंडर में आते हैं। हाँ, तो जैसे क्या है, विंध्या ऊपर में है, फिर इसका नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर तापी है, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे है विंध्या, फिर है नर्मदा, फिर सतपुड़ा एंड फिर तापी। तो सतपुड़ा के जो 7 हिल्स है इस टाइप का है, जिसमें से मैकाल रेंज आपके स्टेट का कंट्री स्टेट का बाउंड्री बनाता है। हाँ, लिखना लिख लो। विंध्या सतपुड़ा ऐसा प्लेस है जो कि ब्लॉक माउंटेन है ना, जो कि टेंशन फोर्स के कारण से बना है, टेंशन फोर्स तनाव के कारण से बना है, जबकि बाकी जो भी माउंटेन होते हैं हमारे यहाँ वो कंप्रेशन के कारण से बने हैं, ठीक है ना, फोल्डिंग के कारण से बने हैं। हाँ, जैसे ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, है ना, तो ये जो अंदर चला गया वो वैली है, जो ऊपर रह गया वो माउंटेन है। जो होस्ट है वो माउंटेन है, इसको होस्ट बोला जाता है और इसको घोस्ट बोला जाता है। हाँ, नहीं हो जाता है, क्या होता है कि आप दो चीज को ऐसे रखो, जब स्लिप डाउन होता है तो ऐसे उड़ जाता है कुछ, है ना, तो वो स्लिप होके ना ऐसे हो गया टिल्टेड। देखो, हाँ,
हाँ, ग्रेबल से नर्मदा बहती है। गुड, वेरी गुड। रिफ्ट वैली बोला जाता है, भ्रंश घाटी बोला जाता है। तो ये 5 ये 7 हिल्स मिलके क्या बनाते हैं? सतपुड़ा बनाते हैं। विंध्या सतपुड़ा भी बहुत पुराना है ना? जैसे हमारा अरावली है वैसे ही है विंध्या सतपुड़ा, ये भी काफी पुराना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रेट प्लेन्स हैं जो कि हिमालयन रिवर से बनाए हैं, और ग्रेट प्लेन्स के कारण से हमारे पास अलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, और उसके कारण से हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा हो पाता है। फिर और भी फीचर्स में हम देखा जाए तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जिसका हम कोस्टल प्लेन को पहले कंसिडर किए थे, अब माउंटेन को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। मालवा का तो देखिए, छोटा नागपुर देखिए, सुंदरबन डेल्टा, अरावली रेंज एंड सतपुड़ा। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते जाते हैं कौन से एरिया पे है। जैसे क्या है, अगर पठार की बात करें, प्लेटू की बात करें, तो हम इस तरीके से रेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है मालवा, फिर इसके बाद बुंदेलखंड आता है, बुंदेलखंड के बाद यहाँ पे बघेलखंड आता है, फिर ये छोटा नागपुर प्लेटू, और फिर ये शिलोंग प्लेटू। ठीक है ना? तो हम उसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर सकते हैं, पश्चिम से ईस्ट पूर्व। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू एंड शिलोंग। हाँ, हाँ हाँ, एकदम ऊपर में, क्योंकि ये तो गंगा का प्लेन हो जाता है ना? ये क्या है, ये तो ज्वाइंट पार्ट है ना? ये ज्वाइंट है, नहीं समझे? क्या है कि जब इंडिया टकराया तो इधर से तो अरावली के कारण से टॉल पिक बन गया, इधर पे कार्बी आंगलोंग के कारण से टॉल पिक बन गया, बीच वाला एरिया है वो भी स्ट्रांग हो गया। तो ये क्या है, विंध्य सतपुड़ा वाला एरिया बना, और विंध्य सतपुड़ा वाला एरिया थोड़ा सा प्लेटू टाइप का बन गया, पठार जैसा बन गया, क्योंकि इतना लगातार उस पर इरोजन हो रहा है, इरोजन नहीं, फ्रिक्शन आ रहा है लगातार, तो चीजें कंप्रेस होकर थोड़ा स्ट्रांग बन गए। हम पढ़ेंगे, हम ओरिजिनेशन पे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिंपली इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज है पहले जानना पड़ेगा, तब कैसे आया देखेंगे। ठीक है, नाम फिर काम। तो ये सेंट्रल हाईलैंड क्यों बोला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड ये प्लेटूज के कारण से बोला जाता है, लगातार प्लेटूज हैं करके। देखा जाए तो ये छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर में हजारीबाग प्लेटू है, और इसके नीचे रांची प्लेटू है, हजारीबाग और रांची प्लेटू है। ठीक है, वो भी है इसी के पैरेलल में है। सर यस प्लीज। सर, मारवाड़ प्लेटो की आपका मालवा एक है या अलग है? मालवा एक ही है, और मालवा मारवाड़? नहीं, मारवाड़ अलग है, मारवाड़ अच्छा, अलग है। हाँ, मारवाड़ एक प्लेटू नहीं है, मारवाड़ एक प्लेस है। तो वो प्लेटो के अंदर नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो प्लेटू के अंदर में नहीं आता। अच्छा, हाँ, अब ये 23.5 से ऊपर के प्लेटूज तो देख लिए हम लोग ने। सदर्न साइड में देखा जाए तो हमारे पास डेक्कन का प्लेटू है, दक्कन का पठार, फिर इसका कर्नाटका प्लेटू है, इसका तेलंगाना प्लेटू है, और दंडकारण्य का प्लेटू है। प्लेटू हमारे लिए इकोनॉमिक तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन माउंटेन। आगे चलते हैं, अरावली के बारे में देखते हैं। अरावली जो है वो स्टार्ट होता है आपका दिल्ली के पास से, ये दिल्ली है, फिर हरियाणा है, फिर इसका ये राजस्थान होते हुए ये कहां तक चला जाता है, गुजरात तक चला जाता है। ये राजस्थान का ये पूरा एरिया है, ये जो दिख रहा है दैट इज राजस्थान। तो हरियाणा में भी एग्जिस्ट करता है आपका अरावली, और दिल्ली में भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, माउंटेन रेंज है ये एक्चुअल में, करता था। इसका उसको पहले आगे का दिखाता हूँ मैं कुछ चीजें आपको। हाँ रुको, दिखाते हैं ना, मैं वो सब लेके आया हूँ। ये है ओरिजिनल अरावली, अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है।
जबकि बहुत बड़ा अरावली यहाँ पे रहता था, इस जगह पे अलवर के पास। ये जो दिख रहा है ना लाइनिंग, ये काट दिया है रिवर्स और विंड ने, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है अभी। ये जो थोड़ा बहुत बचा है ये उसका पूंछ बस है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा माउंटेन यहाँ से लेके यहाँ तक था। नहीं तो अभी जहाँ पे माउंटेन है वही को दिखाएगा ना, अभी जहाँ पे प्लेन है वहां पे क्यों दिखाएगा? हाँ हाँ, नहीं अरावली इतना तक है ना, पूरे नीचे तक है, अभी जो दिखाया वो वही है। ये वाला प्लेस को नहीं दिखाया जाता, जबकि वो उसके ईस्टर्न साइड में है ओरिजिनल अरावली। ये प्लेन बन चुका है पूरा, मतलब जैसे ग्रेटर लेसर शिवालिक है ना, वैसे ये ग्रेटर हिमालय रहा, ग्रेटर अरावली रहा होगा, है ना। ये लेसर ये शिवालिक जैसा रहा होगा, तो ये नया है तो बचा है, ये पुराना था उड़ गया। आप यू कैन सी, देखो ये एक्चुअली पूरा इरोडेड फॉर्म है, ये कोई माउंटेन बचा नहीं है। हाँ, विंड इरोजन के कारण से उस समय तो बारिश भी होती थी, ये तो बाद में क्लाइमेट चेंज हुआ। हम तो इंडिया तो पहले नीचे था ना, हाँ हाँ, अफ्रीका के पास था, वहां से जाते जाते ये तब तक उड़ता गया होगा, और बीच में बच गया सरिस्का का नेशनल पार्क। तो ओरिजिनल अरावली तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। और देखा जाए, इसको मैंने कहां से निकाला, नासा वाले से निकाला, है ना। उसमें बताया कि ओरिजिनल अरावली यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, क्योंकि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन्स पे से आते हैं, है ना। तो उसने ट्रेसेस निकाला कहाँ कहाँ पे ओल्डेस्ट माउंटेन्स थे, तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन है ओरिजिनल। अभी जो दिखता है अरावली इधर पे दिखता है आपको। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ विंड। कैसे देखो, अब सिर्फ स्क्रैचेस दिखते हैं, है ना, स्क्रैचेस, बस उसको ऐसे जैसे सैंड पेपर से अपन रब कर देते हैं ना, वैसे टाइप का दिखता है, और बाकी ये थोड़ा बहुत सबको दिख रहा है। ग्रीन है ना, और कोई ब्राउन है, डिफरेंस क्या है? ग्रीन है मतलब घिस चुका है और वहां पे पानी जमा होता है, पेड़ पौधे उग गए थोड़ा बहुत, है ना। ब्राउनिश रहता तो थोड़ा सा ये दिख रहा है ना, जैसे ब्राउनिश, मतलब थोड़ा सा हिली एरिया है, रॉकी है। हाँ, ये बहुत सारे चीजों में अभी भी अच्छा है ये हमारे लिए, क्योंकि मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं ना, मिनरल्स मतलब जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और मार्बल सब यहाँ से मिलता है। तो दिल्ली से लेके कहाँ तक जाते हैं? गुजरात तक। तो कौन कौन से स्टेट? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये चार। वली मतलब श्रृंखला या रो, है ना। अरा या ओरो, अरा, ये ना हिल्स का नाम है, हिल बोला जाता है इसको हिंदी में, है ना। तो इसलिए अरा और वली, तो श्रृंखला ये वली था, ठीक है, एक रो था। क्या क्या? हाँ है ना, रायसीना हिल्स इसका पार्ट है, ये दिल्ली के पास जो जहाँ पे प्रेसिडेंट और ये बाकी लोग बैठे रहते हैं, वो यही वाला पार्ट है। तो रायसीना हिल्स वही सबसे लास्ट पॉइंट है अरावली का। तो वह कौन बैठता है? हाँ, देखो मुझे ना 3-4 एड्रेस में कौन कौन रहता है बताना, है ना। 7 जनपद, है ना, रायसीना हिल्स, फिर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, नहीं सुना? कई बार ना फाइनेंस मिनिस्टर को ना ऐसे नाम नहीं दिया जाता, नॉर्थ ब्लॉक से यहाँ पे लोग आए, है ना। जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली और तेल अवीव के बीच में रिलेशंस चालू हो गया, तो न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, तेल अवीव मतलब इजराइल, इस टाइप का। रायसीना हिल्स से रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रहते हैं। तो वी शुड रिमेंबर द, चलो वी शुड नॉट रिमेंबर एक्चुअली, बट वी शुड नो एटलीस्ट ये जो प्लेस है। तो रायसीना हिल्स पे कौन रहता है तो बता सकता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस नहीं,
नहीं 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 नहीं, और भी है। हाँ? ऐसे ना हिल्स है, मैं श्योर नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा देख लीजिएगा। नहीं नहीं, फिक्स रहता है इनका। अरे आगे चलो, नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वत। नॉर्दर्न माउंटेन में 3 पार्ट है। एक है ट्रांस, जेंडर मत लिखना है ना, ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, 3 पार्ट है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा आता है? KLZ, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, और एक कैलाश। ठीक है ना, ये आता है आपका ट्रांस हिमालय में। मतलब कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है तो उसको बोलना आप ट्रांस हिमालय जा रहे हो। फिर पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय को हम नहीं जानते नॉर्मली। पूर्वांचल हिमालय में पटकई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, ये आते हैं पूर्वांचल में। तभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, क्योंकि पूछा नहीं गया है पूर्वांचल में कौन कौन से हिल्स मेनली आते हैं। हाँ हाँ, बताएंगे कहाँ पे कैसा हाइट बढ़ रहा है। अभी बस मैं डिवीजन किया उसको। ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय का वेस्टर्न पार्ट, हिमालय हमारे हिमालय का मिडिल पार्ट, और पूर्वांचल हमारे हिमालय का ईस्टर्न पार्ट, है ना। ये है ट्रांस हिमालय, फिर ये हिमालय, फिर ये पूर्वांचल हिमालय। हाँ हाँ, तो ये ट्रांस ऊपर का जो दिख रहा है 3, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये ट्रांस है। चलो आगे दिखा देते हैं, चलो रुको आगे देखो। ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, और ये जस्कर हो गया। ये 3 रेंजेस है जिसको हम ट्रांस हिमालय में डालते हैं, प्लस कैलाश। ये जो जस्कर है आगे, यहाँ पे कैलाश है ना। तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर अल्फाबेटिकल है, याद रखना, है ना। ये जो के बाद पहले आता है, एल बाद में आता है, फिर जेड उसके बाद में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। ग्रेटर जिसको हिमाद्री बोलते हैं, लेसर किसको, हिमाचल, और ये शिवालिक। हाँ देखेंगे ना, पढ़ेंगे, उसी को तो पढ़ना है अपने को। अभी तो अपन बस डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ये वाला हो गया ना, कौन सा पीछे वाला, बगल वाला कि पहले वाला? अच्छा ठीक है, पहले वाला देख रहे। ये वाला। तो यू कैन सी कि ये जो धौलागिरी है दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, जबकि धौलाधर इज द पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। ठीक है ना, तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, है ना। धौलागिरी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जबकि धौलाधर लेसर हिमालय का पार्ट है। हमारे हिमाचल में जो हिमाचल धर्मशाला वाले एरिया पे स्टेडियम में जो माउंटेन दिखता है वो धौलाधर है ना। हाँ, लेसर हिमालय। देखा जाए तो जो माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट पीक है वो कौन से कंट्री में आता है? नेपाल में आता है। और इसी के बगल में हमारे पास कंचनजंगा है, ये यहीं पे, ठीक है ना, सिक्किम के पास, इस जगह पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड, यहाँ पे कंचनजंगा। हाँ गया हूँ मैं, बताऊंगा ना अभी, डिटेल फोटो वोटो भी डालूंगा अभी, स्टेटस वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो पूर्वांचल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। पूर्वांचल, तो मैंने सीधा गवर्नमेंट का मैप उठा लिया। गवर्नमेंट का मैप में मुझे काफी कुछ पता चला। तो इसमें क्या है, जैसे इसको अरुणाचल हिमालय भी बोला जाता है। वैसे देखिए, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक का ही पार्ट है। कौन सा, ये जो दिख रहा है ना गंदा सा, है ना, तो ये अरुणाचल हिमालय का पार्ट हुआ। ये जो ट्रायंगल वाला दिख रहा है दैट इज पूर्वांचल, है ना। तो ये पूर्वांचल नहीं है। पटकई बम यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, मिजो हिल तक चलता है। देखो यहाँ पे लिखा है पूर्वांचल हिमालय, कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ आ रहा होगा, है ना। इसके अलावा ये है गारो खासी जयंतिया, है ना, जो कि किसका पार्ट है?
हमारे पेनिनसुला का पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजो। अरुणाचल प्रदेश में जो माउंटेन है उसका नाम पट्टेबम, फिर नागा हिल्स है ना, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। किसको? कितना क्लियर दिख रहा है हम लोग को? हाँ वही तो, दिखना चाहिए क्लियर सबको। देखो और ज्यादा क्लियर है। देखो क्या है, northeastindiainfo.com, ठीक है ना, इसमें हाँ ये सिक्किम जो है, कितना इजिली पढ़ लेता हूँ, आंखें कमजोर कर डाले आप लोग। यहाँ पे देखो, ये कौन सा है, कंचनजंगा। अच्छा वो वाला भी देंगे, हाँ वो वाला भी। अब देखो अरुणाचल हिमालय का क्या क्या पार्ट है, डफला, ये मेरी है, हमारा नहीं है, अबोर मिश्मी है, डफला मिरी अबोर मिश्मी, ये है आपका, ये अरुणाचल हिमालय। सबसे ऊंचा इसमें से देखना होगा यार, नॉट श्योर कि कौन सा सबसे। फिर ना ये जो गारो खासी जयंतिया है ना, इसको ना कार्बी आंगलोंग भी बोला जाता है। ठीक है, कार्बी आंगलोंग। वैसे यहाँ पे एक जिला का नाम, आसाम पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम कार्बी आंगलोंग भी है। हाँ ये सारा ट्राइब का ही नाम है, ये जब गारो खासी जयंतिया डाफला मिरी ये सब ट्राइब का नाम है, वहां की जनजाति का नाम है। ये पूर्वांचल हिमालय एक्चुअली लिखा है मैंने यहाँ पे, पर वो हेडिंग के नाम पे मैंने डाला था, वो ऐसा लग रहा है कि इसका है, ये एक्चुअली ग्रेटर हिमालय है ना, नॉर्मल हिमालय। ठीक, अब गंगा का प्लेन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गंगा का प्लेन जो दिख रहा है, उसमें तो शिवालिक सबसे नीचे वाला माउंटेन हो गया, उसके बाद से चालू हो जाता है, वो कौन सा है, भाबर। ठीक है ना, शिवालिक के जस्ट नीचे जो फर्टाइल प्लेन है, जो पैरेलल चलता है शिवालिक के फुट हिल्स पे, है ना, शिवालिक के तलछटी पे जो पहला सॉइल मिलता है वो कौन सा है, भाबर। फिर भाबर के बाद कौन सा मिलता है, तराई मिलता है। और जहां पे गंगा रिवर फ्लो हो रही है उसके इमीडिएट बगल में खदर मिलता है, और उसके थोड़ा दूर में भांगर मिलता है। ठीक है, तो गंगा का प्लेन को भी इस तरीके से डिवीजन किया जा सकता है, ऊपर में भाबर, फिर तराई, फिर गंगा के रिवर के इमीडिएट अगल बगल में खदर, और उसके थोड़ा दूर में भांगर। और भांगर के बगल में लिखना सस्ता नहीं सबसे अच्छा, भांगर सीमेंट, ठीक है ना। पंच लाइन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हाँ मेंस में भी लिख के लाना उसको, वो भी अच्छे मार्क्स देंगे। तो ये ग्रेट प्लेन्स को हम लोगों ने किस में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। कौन से, गंगा का मैदान को, भाबर, तराई, है ना, खदर और भांगर। ठीक है, सबसे ज्यादा फर्टाइल खदर है, नाम से खाद है तो खदर है, ठीक? गदर नहीं है ना, खदर गदर और हाँ अब देखो कोस्टल लाइन देखते हैं, जो कोस्टल प्लेन की बात कर रहे थे, इसमें से ये है कच्छ कोस्ट। ठीक है, ये कच्छ है। फिर इसके बाद है काठियावाड़, ये है काठियावाड़, गंगूबाई नहीं, है ना, कच्छ है। और फिर काठियावाड़, देखो काठियावाड़ कहाँ से चालू हो रहा है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ के नीचे से गुजरात के एंड तक काठियावाड़। फिर इसके बाद ये जो कोस्ट है गोवा तक जाता है, जो वो है कोंकण कोस्ट। फिर ये कन्नड़ कोस्ट और ये मलाबार।
तो केरला का कोस्ट कौन सा है? मालाबार। कर्नाटका का कौन सा है? कन्नड़। ठीक है, और मुंबई और महाराष्ट्र और गोवा का कौन सा है? कोंकण। हाँ, सब केस है ना? हाँ, सही बात है। कालाबार। उसका बर्थडे आ रहा है ना, मार्च में आएगा उसका बर्थडे। सही बात है, ओल्ड हो रहे हैं हम लोग को। तो डर लगता है 40 साल का होने वाला अगले भाई इस साल। कैसे आने वाले, वो तो हो गया ना एक बार। हाँ, हाँ, एक ही बार, सही बात है, सही बात। 30 के बाद हम लोग काउंट करना बंद कर देते हैं अकेले। आगे आते हैं। बंगाल और उड़ीसा का ये जो कोस्ट है, इसको उत्कल कोस्ट बोला जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। फिर इसके बाद ये है नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार कहाँ? उड़ीसा और आंध्रा का जो बीच का लाइन है जो है वो है नॉर्दर्न सरकार। उसके बाद है कोरोमंडल कोस्ट चालू हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? फिर कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, फिर है उत्कल, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल। सर यस सर, कच्छ और काठियावाड़ दोनों गुजरात में है ना? यस यस, कच्छ एंड काठियावाड़ दोनों गुजरात में है। ओके ओके। हाँ, कोंकण कोस्ट गोवा तक है। आज हम लोग फैक्चुअली बात करेंगे, कैसे बना सब देखेंगे। मस्त स्टार्ट करेंगे हम लोग, अरावली कैसे बना, वहां से लेके सारा चीज बनाना चालू करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। हमारे जो द्वीप है उसमें अच्छा, अंडमान तक ही लाया कि मैं निकोबार नहीं डाल पाया, इसलिए मूवी देखते देखते ना फ्लाइट बनाना नहीं चाहिए। लकी भास्कर देख रहा था मैं। हाँ, मेट्रो एक्सप्रेस। तो निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, याद है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट्स था ना, है ना। तो निकोबार तक है ये, अंडमान और निकोबार यहाँ तक है। अंडमान में क्या पार्ट है? लिटिल अंडमान। फिर ये कौन सा हुआ? हाँ, तो लिटिल के बाद जो बचेगा वो ग्रेटर। ठीक है, तो ये ग्रेटर अंडमान है, ये लिटिल अंडमान। वैसे यहाँ पे मिडिल अंडमान भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से ये जो बैरन आइलैंड दिख रहा है, यही पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। इंडिया में ओनली प्लेस जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है वो कौन सा है? दिस बैरन आइलैंड। अभी अभी, हाँ, 1 साल पहले, मतलब कुछ दिन, मतलब 1 साल पहले बैरन आइलैंड में अभी भी निकला है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड। तो अब जब आप लोग आईएएस बन जाओगे ना, तो हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस है नील आइलैंड। बेहतरीन प्लेस, मैं खुद भी गया था अपना पहले हनीमून में। बेहतरीन प्लेस, एकदम ब्लू स्काई, है ना, ब्लू ओशियन दिखता है, बेहतरीन। हैवलॉक बल्कि ना थोड़ा सा पॉपुलेटेड है, जबकि नील बहुत जबरदस्त है। लिख लो जो लिखना है। तो मून में ग्रहण लगाने की आगे चलते हैं। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप वेस्टर्न साइड में, और लक्षद्वीप का मैंने बताया कोरल से, प्रवाल भित्ति से बना है। ठीक है, इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है? एंड्रॉयड, है ना। एंड्रॉयड नहीं ना, एंड्रॉयड। इसका कैपिटल कौन सा है? कावरत्ती आइलैंड है। यस, एक्चुअली इसका कैपिटल कोई काम का नहीं है। इवन एयरपोर्ट आगाती में है ना। और ये लार्जेस्ट सिटी ये है, तो बस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, केरला से, कोच्चि से इसके लिए फ्लाइट भी जाती है आगाती तक, वहां से आप जा सकते हो। तो ये वाला जो एरिया है
ये बहुत ब्यूटीफुल है बट लेस डेवलप्ड है, ठीक है। करीब 35 आइलैंड है, पर ये इरोजन के कारण से धीरे धीरे लॉस्ट होता जा रहा है, क्योंकि आपको बताया कोरल से बना है, मतलब कैल्शियम से बना है, कैल्शियम मतलब दादाजी, है ना। कोरल से बना है, और कोरल्स या कैल्शियम इजीली इरोड हो जाता है ओशियन वगैरह से, ठीक है। इसलिए इसके जो आइलैंड्स है, या मालदीव्स के जो आइलैंड्स है, या मॉरिशस के जो आइलैंड्स है, ये धीरे धीरे घिसते जा रहे हैं, ठीक है ना, इरोड होते जा रहे हैं। फिर कुछ और प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में जिसको जानना जरूरी है, जैसे ब्रह्मपुत्र वैली। तो ब्रह्मपुत्र वैली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इंडिया का रिवराइन आइलैंड है, रिवर का आइलैंड है, और उसका नाम क्या है? मोन्जुलिका है? नहीं है? ब्रह्मपुत्र रिवर में, वैली में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, नदी में बना द्वीप है, उसका नाम क्या है? मोन्जुलिका। सर माजुली। माजुली, ठीक है ना, माजुली है, ठीक। तो माजुली आइलैंड, ठीक है, किसमें है? ब्रह्मपुत्र वैली में। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर से बना हुआ आइलैंड, द्वीप, ठीक है। और देखा जाए ब्रह्मपुत्र वैली में बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, क्योंकि सडनली वहां पे स्लोप इतना स्टीप हो जाता है कि पूरा जो क्या नाम था, सांगपो, क्या नाम बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ब्रह्मपुत्र का वहां क्या नाम है चाइना में? यारलंग सांगपो, यारलंग सांगपो ना। यारलंग सांगपो जब ना इंडिया में दिहांग गॉड से एंटर करता है, उसमें दिहांग रिवर एंटर करती है, तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है ना। इसके कारण से हाई लेवल ऑफ इरोजन होता है और बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, ठीक है। यारलंग सांगपो से कहाँ पे? दिहांग गॉड से जब इंडिया में वो एंटर करता है, हम देखेंगे उसको ना, बस ऐसे ही बता। तो दिहांग रिवर उसमें मिलती है और बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जाता है। दिहांग रिवर में इटसेल्फ बहुत ज्यादा पानी रहता है उस समय, ठीक है। और उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र बन के आता है, जिसके कारण से असम में भी फ्लड आ जाता है और बाकी एरियाज में भी फ्लड आ जाता है। अब इतना फ्लड आता है तो इतना सेडिमेंट्स, इतना ज्यादा सेडिमेंट्स आइलैंड बना देता है, और वो एक माजुली आइलैंड बना चुका है ना। ऐसे गंगा भी ऐसा आइलैंड बनाती है जिसका गंगा सागर, सागर आइलैंड बोलते हैं ना, वो क्या है? रिवर नहीं बनाया है आइलैंड। अभी ममता बनर्जी फंड मांग रही थी कि भाई सागर आइलैंड से कनेक्ट करने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए सेंट्रल का फंड मांग रही थी। तो जब गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ऐसी एंटी चलता रहता है बीजेपी टीएमसी का, है ना। तो उसने खुद से अनाउंस किया कि मैं खुद ही ब्रिज बनवा दूंगी। हाँ, शिप चलता है लोकली, है ना। तो एक्चुअली ब्रिज बन जाने से क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियां भी चल सकती हैं वहां तक। और क्या है कि यहाँ का बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है। जैसे क्या है, उधर कुंभ चल रहा है ना, तो ममता बनर्जी बोल रही है कि भाई उससे ज्यादा बड़ा तीर्थ स्थल ये है, क्योंकि सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर नहीं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार बोला जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। अभी से डुबकी मत लगा लेना ना, अभी हमको बहुत कुछ करना है। फिर है ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में हमने देखा, ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मपुत्र के बाद वेस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, इससे पहले हम जो पढ़े थे वो कोस्ट था, तट था। अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? हाँ, ये माउंटेन है। नाम घाट है, ऐसा नहीं वो नदी का घाट वाला जहाँ पे नहाते धोते वाला नहीं है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट स्टार्ट हुआ है गुजरात से, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से लेके गोवा, फिर इधर, फिर कर्नाटका, फिर इधर केरला, है ना। इस टाइप से ये पूरा इसका स्प्रेड है। यू कैन सी, ये जो ऊटी है ना, ये इसी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ये जो कुद्रेमुख है, ये एक माइनिंग है, माइंस है, ठीक है। आयरन ओर की माइनिंग होती है यहाँ पे। ये रत्नागिरी है, यहाँ पे भी आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है। ये पूरा जो जगह है, ये वेस्टर्न घाट के पास माइंस भी है और जंगल भी, बहुत डेंस फॉरेस्ट भी है। वेस्टर्न घाट में अलग अलग माउंटेन का अलग अलग नाम है जो उससे इमर्ज होता है। जैसे ये अजंता है, फिर ये बालाघाट है, फिर हरिश्चंद्र है, फिर हाँ यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स है, फिर ये है नीलगिरी वाला, कहाँ पे? ये वाला नीलगिरी हिल्स है। फिर ये नीचे अन्नामलाई हिल्स है, अन्नामलाई के पास ये अनाईमुडी है। फिर ये अगस्त मलाई है, ये सब कार्डेमम हिल्स।
हमारे इंडिया का सबसे सदर्न माउंटेन, सबसे नीचे का माउंटेन कौन सा है? कार्डेमम, इलायची पहाड़ ना, कार्डेमम हिल्स कौन सा? सबसे सदर्न। और वेस्टर्न घाट चालू हुआ था कहाँ से? ऊपर से सह्याद्री से लेके यहाँ से लेके नीचे तक। वैसे ही ईस्टर्न घाट में जाया जाए तो जैसे ये है नयागढ़ है, महेंद्रगिरी यही वाला, जिसमें जो टॉलेस्ट पीक है ये वाला। फिर इसके बाद छोटा छोटे माउंटेन्स है, जिसमें फिर यहाँ पे फिर आ जाता है शिवराय, पंचमलाई, पालनी, वर्षनाडु, ये सब आ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। जो अराकू वैली वगैरह देखने जाते हैं विशाखापट्टनम में, वो यही सब माउंटेन्स में है, ईस्टर्न घाट में ही है। ब्रह्मपुत्र वैली की बात जो मैं कर रहा था, ये जैसे यहाँ से दिबांग रिवर आती है, यहाँ से लोहित एंड दिहांग रिवर आती है, ये सारे जब मिलती है फिर ब्रह्मपुत्र बन जाता है और बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आता है फिर। और उसके बाद ये सारे जगह पे ड्रेन करती है ना। और ये कहीं पे जैसे देखो ये मानस ना, मानस इसकी ट्रिब्यूटरी भी है और मानस एक नेशनल पार्क का भी नाम है, ठीक है, दोनों चीज है। मानस के पास ही काजीरंगा है, ये बगल में ही काजीरंगा है। और जो तीस्ता रिवर आती है वो इसमें आके मिल जाती है, तीस्ता, ठीक है। पर ये इंडिया में नहीं मिलती, ये कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में। तीस्ता देखा जाए तो सिक्किम का मेन रिवर है तीस्ता, और इसी तीस्ता के साथ बांग्लादेश का ये तीस्ता का अग्रीमेंट का चल रहा था जब तक शेख हसीना गवर्नमेंट थी। अब वो डीरेल हो गया। क्या है कि तीस्ता के हम अपर रीचेस में हैं तो हम डैम नहीं बना सकते एकदम से, अदरवाइज यहाँ पे फ्लड आ सकता है ना। तो तीस्ता रिवर के लिए एक अग्रीमेंट की बात चल रही थी हमारे पास। क्वेश्चन तीस्ता से आ चुका है। तीस्ता की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ दिया था, रंगीत करके इसका ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता के बारे में पूछा। तो ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हमारा इतना पोर्शन ही ड्रेन करती है, पर इतने बड़े एरिया पे बहुत बड़ा प्लेन बना देती है ना, इसलिए आसाम का प्लेन फेमस है। ये तो अपना गारो खासी जयंतिया हो जाता है, पर ये ऊपर वाला आसाम हो जाता है। फिर हमारे पास एक और मेन प्लेस है, वो है सुंदरबन। सुंदरबन का इंडिया वाला पोर्शन ये है और बंगाल वाला पोर्शन है ये, बांग्लादेश वाला पोर्शन है ये। सुंदरबन मैनग्रोव्स के लिए फेमस है, मैनग्रोव ट्रीज के लिए फेमस है, जो कि मैनग्रोव ट्रीज में से जो जो वैरायटी है जो यहाँ पे मिलता है उसका नाम क्या है? सुंदरी ट्री यहाँ पे मिलता है, जो कि मैनग्रोव का एक वन ऑफ द वैरायटी है, जो कि बहुत अच्छे वैरायटीज में से आता है। खराब वैरायटीज में आपको उधर पे कच्छ वगैरह के पास मिलता है। यू कैन सी ये जितने आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, ये सारी गंगा रिवर ने बनाए हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके बनाए हैं, ब्रह्मपुत्र बुरा मान जाएगा। तो ये सारे रिवर्स हम लोगों ने क्या किया है? बनवाया है। ये रिवर ने डेल्टा बनाया है, रिवर ने आइलैंड्स बनाए हैं इसको। ये जैसे ये काकद्वीप दिख रहा है ना, यहाँ से आप काकद्वीप से यहाँ पे आप इधर तक जाते हो, फिर यहाँ से और भी छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिखते हैं, मतलब इसके जस्ट नीचे। तो क्या होता है, कोई भी रिवर ना अपने ही जगह पे आइलैंड बना देती है, फिर इसका 2 डिवीजन हो जाता है। वैसे ये रिवर ने अपने जगह पे आइलैंड बना दिया, इसका 2 डिवीजन हो जाता है। इस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन होने लग जाता है। मतलब रिवर ऐसे जा रही है, बीच में आइलैंड बन गया, फिर 2 पार्ट बन गया, फिर यहाँ पे बीच में आइलैंड बन गया, फिर तीसरा पार्ट बन गया, फिर यहाँ पे आइलैंड बन गया, फिर चौथा। इस तरीके से डेल्टा बनता है, इस तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे आइलैंड्स अपने ही पाथवे में बैरियर का काम कर देते हैं, इसलिए इतना बड़ा डेल्टा बनाते हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर हमारे पास कच्छ है, जो कि सॉल्ट वाला प्लेस है, जहां पे ओशियन का वाटर कभी अंदर चला गया था। देखा जाए तो गुजरात में इस एरिया को कच्छ बोला जाता है और नीचे वाले एरिया को सौराष्ट्र, है ना। मतलब काठियावाड़ वाला जो कोस्ट था ना, उसके ऊपर का जो प्लेस है उसको सौराष्ट्र बोला जाता है, ठीक है ना। इधर वाला तो प्लेन एरिया है, तो इधर के लिए उतना इंपॉर्टेंट, उतना जरूरत नहीं है आपको। इधर पे फिर ताप्ती रिवर आ जाती है यहाँ पे। तो कच्छ रिवर सर में जो बहुत सारे ओशन का वाटर अंदर तक चला गया है ना। और इसके कारण से यहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है कच्छ एरिया पे।
पूरा सॉल्टी व्हाइट कलर का आपको सैंड जैसा दिखेगा कच्छ एरिया पे। हाँ, क्या पूछ रहे थे ऑनलाइन में? सर जो सौराष्ट्र है वो सर मतलब वो कहाँ है, मतलब गुजरात में कौन से पार्ट में है? ये गुजरात, ये पूरा गुजरात का मैप है ना। गुजरात का ये सदर्न पार्ट है। सदर्न पार्ट मतलब साउथ वेस्टर्न पार्ट। देखो तो जितने मतलब मेजर ये सिटीज हैं। क्या फेमस है? हाँ, क्या बोले? ये फेमस क्या है, मतलब ये ये सौराष्ट्र काठियावाड़ बताया था ना फेमस अभी, क्या है? काठियावाड़ कोस्ट, ये वाला। हाँ, ये एक और चीज के लिए फेमस है कि ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के लिए फेमस है। रेडियल ड्रेनेज जैसे अमरकंटक प्लेटू है, यहाँ से बहुत सारी रिवर ना ऐसे बहती है। यहाँ पे काठियावाड़ करके एक प्लेटू है, काठियावाड़, है ना। जैसे क्या है मालवा प्लेटू मैंने बताया, वैसे ही क्या है काठियावाड़, इवन मारवाड़ भी छोटा छोटा, ये सब छोटे छोटे प्लेटूज हैं, है ना। प्लेटूज हैं जिससे ना जिसमें से पानी इस तरीके से बहता है, छोटी छोटी रिवर्स बहती है। तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है ये सौराष्ट्र। अब क्या है, महाराष्ट्र गुजरात पहले एक साथ था, याद हो, तो एक महाराष्ट्र बन गया तो इसको सौराष्ट्र बनना था। कहते हैं सब राष्ट्र से सब बड़े हैं, राष्ट्र ही छोटा है हमारा। फिर आगे चलते हैं। देखो ये गुजरात का, देखो गांधीनगर जो इसका कैपिटल है वो यहीं पे है। कौन से? सेंट्रल गुजरात में। यहीं पे अहमदाबाद, यहीं पे वडोदरा, यहीं पे सूरत। मतलब इस पोर्शन पे ज्यादा डेवलपमेंट है इसका। बस हाँ, सबसे ज्यादा डेंस आपका सेंट्रल गुजरात में मिलेगा। क्या है कि यहाँ पे रिवर भी है ना, नर्मदा और ताप्ती यहीं पे मिलती है। और हम देखते हैं जहां पे रिवर होगा वहां पे क्या होगा? सेटलमेंट। इस जगह पे तो रिवर बहुत छोटी छोटी रिवर है, मरी मरी रिवर है, क्योंकि राजस्थान के पास अरावली से आ रही है, तो यहाँ पे पानी ज्यादा नहीं है। ये क्या है? नर्मदा रिवर, ठीक है ना। तो नर्मदा रिवर जो है ये देखा जाए तो अमरकंटक प्लेटू से स्टार्ट होती है, फिर ये वेस्टर्न साइड में बहती है। बहुत ही कम रिवर वेस्टर्न साइड में बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ऊपर में विंध्या और नीचे में सतपुड़ा है नर्मदा के, विंध्या एंड बीच में नर्मदा फिर सतपुड़ा है। नर्मदा रिवर पे ही आपको याद होगा कि अभी क्या बनाए हैं हम लोग नर्मदा रिवर पे, कुछ पता है? नर्मदा रिवर पे क्या फेमस है? डैम तो है, उसके अलावा नर्मदा रिवर में अरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना है नर्मदा रिवर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके बगल में है? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस कौन से रिवर पे है? नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम, ठीक है ना। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं नहीं, अभी अभी मतलब इसके हिसाब से अभी अभी है। तो नर्मदा रिवर पे सबसे बड़ा स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और वो सरदार सरोवर डैम के पास है। और उसको हम रिक्रिएशनल प्लेस के हिसाब से भी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी बहुत छोटी छोटी है, हम रिवर के क्लास में पढ़ेंगे इसको, अभी हम बस दिखा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे। ये नर्मदा नदी को अलग से दिखाने का पर्पस क्या है? नर्मदा रिवर को अलग से दिखाने का पर्पस ये है, पहला चीज कि वेस्ट में बहने वाली सबसे बड़ी नदी यही है ना। पश्चिम साइड में या अरेबियन सी में बहने वाली सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। तो बोलोगे सर इंडस भी तो उधर ही बहती है, पर इंडस जब तक जाती है तब तक वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है ना। फिर पाकिस्तान से वो अरेबियन सी में एंटर करती है। पर हमारे पास कोई बड़ी रिवर जो कि वेस्ट में फ्लो हो रही है, वो कौन सी है? नर्मदा। फिर कच्छ में रन ऑफ कच्छ एक प्लेस है ना। ये जैसे लिटिल रन और ये है ग्रेटर रन, ये रन ऑफ कच्छ एक प्लेस है। तो ये जो प्लेस है इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट मिलता है आपको, मार्शी दलदल टाइप का एरिया है ये जो ग्रीनिश एरिया दिख रहा है, जो कि अगेन इंडिया के नए टाइप का इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे अगर ये नहीं बनता, अगर इस टाइप का नहीं होता, तो हमारे पास वाइल्ड एस नहीं मिलता हमको, है ना। वाइल्ड एस जंगली गधा जो है वो अपने को क्या इसी जगह के कारण से मिलता है, ऐसा जगह मिला है करके। हाँ, ये अडेप्टेड है उस जगह के हिसाब से, है ना।
थोड़ा सा सॉल्टी एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा कम खाने में, इस टाइप का वो एडाप्टेड है वाइल्ड एस जो है, यहाँ का ओरिजिनेशन है, ठीक है ना, वाइल्ड एस। जैसे सौराष्ट्र का ओरिजिनेशन एशियाटिक लॉयन है ना, इंडिया का ओनली एशियाटिक लॉयन कहाँ पे मिला अपने को, यहाँ पे मिला। वैसे ही यहाँ पे क्या मिलता है, वाइल्ड एस। तो अलग अलग इकोसिस्टम के कारण से अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर ये नहीं होता तो गांधी जी दांडी यात्रा कैसे करते हैं, है ना गांधी जी दांडी यात्रा नहीं करते, नमक नहीं उठाते, तो फिर सॉल्ट वो क्या बोलते, सिविल डिसोबीडियंस कैसे स्टार्ट होता है, कहीं और से नमक उठाना पड़ता है ना ये कौन सी नदी दिख रही है, क्या नाम, क्या अजीब सा दिख रहा है, क्या है, कौन सा, हाँ बताओ तो क्या नाम है। गोदावरी। गोदावरी कहाँ की, साउथ की गंगा है ना। पेनिनसुला की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। तो हम इंडिया के मेजर फीचर्स को देख रहे हैं ना, क्या क्या चीजें हमारे पास है, सुंदरवन देखा है ना, रन ऑफ कच्छ देखा, नर्मदा देखा। इसको डालने का पर्पस क्या है, ये पेनिनसुला की सबसे बड़ी रिवर है। गोदावरी बहुत बड़े एरिया को ड्रेन करती है ना, जिसमें वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये सब इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसके कारण से हमारे ईस्टर्न कोस्ट में ईस्टर्न घाट भी थोड़ा सा कट गया, इरोड हो गया ईस्टर्न घाट गोदावरी रिवर के कारण से, एज वेल एज कुछ डेल्टा का भी फॉर्मेशन हो गया। तो गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा है वो पेनिनसुला का एक बड़ा डेल्टा में से आता है, ठीक है। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा देखा जाए तो वेस्ट में बहने वाली नदियां ज्यादा डेल्टा नहीं बनाती, पर ईस्ट में बहने वाली नदियां ज्यादा डेल्टा बनाती हैं, जिसमें से गोदावरी कृष्णा का डेल्टा सबसे बड़ा है। हाँ साउथ में, पेनिनसुला में बोलना चाहिए। अब एक चीज आपको देखने के लायक है, ये गोदावरी के पास में ही कान्हा, पेंच, ये सब है जो कि टाइगर रिजर्व है, ठीक। तो टाइगर के हिसाब से, टाइगर अगर कहीं का पानी पीता होगा तो कहाँ का पीता होगा, गोदावरी का। मतलब ऐसा फील करना चाहिए ना, ठीक। ये जो रिवर है ये है चंबल। अब इसको मैंने क्यों दिखाया, डाकू के कारण से, है ना। चंबल रिवर ने इरोशन कैसा होता है वो दिखाया है, इरोशन, है ना, कैसे अपर्दन किया जाता है। ये जो चंबल, यमुना का एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है चंबल, चंबल ने इस एरिया पे, कौन से, देखो ये मालवा प्लेटू वाला ही एरिया है ना, मालवा के पास वाला एरिया है। देखो ये भिंड, मुरैना, ये जो एरिया है ना, ये पूरा डाकू वाला एरिया है ना, क्योंकि इधर का पूरा फर्टाइल लेयर, है ना, उपजाऊ जमीन को रिमूव कर दिया किसने, चंबल रिवर ने, जिसके कारण से इनके पास एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाया, और इसके कारण से ये डाकू डकैती में ज्यादा बिलीव करने लग गए, या तो दैट इज द ओनली ऑप्शन दे हैड, है ना। तो ये है चंबल रिवर। तो कोई पूछे चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो बोलोगे यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है, तो बोलोगे गंगा, ठीक है। तो एक प्रकार से चंबल का पानी गंगा में ही जाता है, इसका मतलब ये गंगा है छोटी गंगा तो दैट्स द थिंग। चंबल, तो चंबल वैली के नाम से ज्यादा फेमस है, चंबल घाटी के नाम से, बिहार बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए बेस्ट एग्जांपल है क्या, चंबल। हाँ मेरा बना हुआ है वीडियो, कोई नहीं देख रहा ना, फाइन लगाना सबके ऊपर, पीछे खड़ा कर देंगे सबको। ये रिवर है, ये है महानदी। महानदी, हाँ हाँ हसदेव है ना, उसका एक ट्रिब्यूटरी है। ये महानदी रिवर है। महानदी रिवर हमारे यहाँ जो गोदावरी के ऊपर वाली रिवर है, इस महानदी रिवर में कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे शिवनाथ, जोंक, मांड, ईब, हसदेव, ओंग, तेल, ये सब हैं, ठीक है। महानदी रिवर पे हमारा संबलपुर का हीराकुड डैम जो है इसी पे बना हुआ है, हीराकुड बांध जो बना हुआ है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, संबलपुर के पास है।
ये बहुत बड़ा डेल्टा नहीं बनाती, बट यू कैन सी कि महानदी के पास हमारे पास बहुत बड़ा लैगून और लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। तो इंडिया का एक और इम्पोर्टेंट फीचर महानदी नहीं है, क्या है? चिल्का लेक है। हाँ, ये जो महानदी है ये सिहावा हिल से, धमतरी में सिहावा से, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, हाँ धमतरी में सिहावा हिल से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, महानदी, ये जो गंगरेल डैम धमतरी के पास, हाँ उसी के, हाँ यस यस, महानदी पे, महान, यहाँ पे जो भी रिवर है वो महानदी है, जो बीच वाला एरिया है ना वो सारी महानदी है। ठीक है, ये ऊपर से हसदेव कोरबा से आता है ना, पर ओरिजिनेट होता है सिहावा हिल्स, धमतरी। पहले वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, फिर बाद में रायपुर और धमतरी अलग हो गया, तो धमतरी के सिहावा हिल्स से ये महानदी ओरिजिनेट होता है। वैसे क्या है, बहुत सारे रिवर के ओरिजिनेशन का प्लेस ना डिस्प्यूटेड होता है, पर इसका नहीं है। ठीक है, वो सिहावा हिल्स कंफर्म है, बट इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे अरपा पैरी वगैरह जो है ना, उसका डिस्प्यूटेड है कि कौन से जगह से ओरिजिनेट होता है करके। तो शिवनाथ का भी शायद हो सकता है। तो मेनली महानदी का अगर ओरिजिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सिहावा हिल्स, धमतरी। एक चीज और देखना है यहाँ पे, देखो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर महानदी के जस्ट बगल में नहीं है, थोड़ा सा दूर में है, मतलब इसको हम कोस्टल एरिया का सिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, जबकि आपको यहाँ पे दो तीन सिटी दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, पूरी भी नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये है जो हम लोगों ने अभी तक देखा है ना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे बाउंड्री दिख रहा है कि नहीं, कि चश्मा लगाना पड़ेगा? दिख रहा है ना, हाँ हाँ, ये सारे प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है और हिमालयस। तो हम लोगों ने रफली इंडिया के सारे पोर्शन के बारे में देख लिया। एक जो है वो है थार डेजर्ट, दिस वन। ठीक है, थार डेजर्ट जो है, अगर ये नहीं होता तो हमारे पास क्या क्या नहीं मिलते? ऊंट नहीं मिलते, चलो ठीक है, ऊंट नहीं मिलता है, और ऊँटनी भी नहीं मिलती है ना, और ऊंट के दोस्त भी नहीं मिलते, वो सारे नहीं मिलते। और क्या नहीं मिलता? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है, पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे मिलता है, कहाँ पे? राजस्थान में। कितने पॉपुलेशन? 50 से 250 के बीच में है ना, 250 के बीच में है। तो राजस्थान नहीं होता तो ये नहीं होता, तो ऊंट तो हो जाता है ऊंट का दोस्त भी हो जाता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं मिलते। और क्या नहीं मिलता? अच्छा, योगेश्वर नहीं मिलते, सही बात है, राजस्थान नहीं होता तो योगेश्वर नहीं मिलते, बताओ। खेजरी ट्री नहीं मिलता यार, खेजरी, तो खेजरी है ना, तो राजस्थान का थार में क्या क्या चीज था? एक तो है खेजरी, केजरीवाल नहीं है ना, और दूसरा क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नहीं लिखा ना, बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो ब्लैक बक भी यहाँ पे मिल रहा था यार, ब्लैक बक का भी ये, सलमान खान जेल भी नहीं जाता है ना, तो ब्लैक बक भी आपको ये थार डेजर्ट के कारण से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग मेजर फीचर्स जो इंडिया में मिलते हैं उसको पढ़ लिए। अब क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको अगले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, अब रफली जब भी हम बात करें कि इंडिया में ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्यों है वहाँ पे, क्यों है नहीं, कहाँ है, ये पता रहना, क्यों तो हम अगली बार पर बोलेंगे। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। हाँ बोलिए। सर ये हम लोग क्लास कौन सी क्लास के कर रहे हैं? ये इकोनॉमी क्लास के पैरेलल है, इंडियन मतलब इकोनॉमी सर, चलेगा और इंडियन ज्योग्राफी साथ साथ चलेगा। मतलब सर क्लास 10 और 11 ये सब नहीं है ना? क्या बोले? क्लास 10 और क्लास 10 है क्या ये?
नहीं नहीं नहीं, क्लास 10th का नहीं है ये ना प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है। मतलब ये एक एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी की क्लास नहीं है, ये प्रॉपर भारत का भूगोल वाला इंडियन ज्योग्राफी है, जो कि मेन कोर्स में है। यस सर। हाँ, वैसे अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है ना, तो ये क्लास 11th का इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होगा, अगर इसके बारे में पढ़ना है तो क्लास 11th का एनसीईआरटी का। ठीक है, यस सर। ठीक है। और कोई डाउट? सर मैप्स वगैरह इधर से इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये जितने मैप्स मैंने दिखाया ना वो काफी अच्छे हैं, कहीं और से सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। ये स्लाइड्स अवेलेबल करवा देंगे, स्वाति मैम से बोल दीजिएगा, अवेलेबल करवा देंगे, तो आपको ना इसमें ही देखने से काफी है। इनफैक्ट मैं बताऊं ना, आपको इसके अलावा देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके सर। हाँ, इसमें जितने मटेरियल्स या जितने चीजें लिखी हैं वो काफी है आपके लिए। ठीक है, और कुछ सेवा नहीं? चलो ठीक है, फिर बाय बाय। सर थैंक यू सर। हेलो। यस यस। सर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं? हाँ, मैं ऑफलाइन के लिए आऊँगा। मेरा क्या है, जनवरी में आने का था, 26 जनवरी के आसपास, थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर आऊँगा, मैं कोलकाता में आऊँगा। हाँ, बिकॉज ये आपका ऑनलाइन में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है फेस टू हाँ फेस। हाँ हाँ, श्योरली श्योरली। जनवरी में ही मेरा प्लान था, थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर फरवरी तक मेरा आने का है वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।